गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ इज एवरीवन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम बैक बेटा। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत थी, तो इसीलिए आगे आने वाले फ्राइडेज को भी अब क्लास लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी बेटा, दिस विल पे ऑफ। ओके, ये इसीलिए ही है ताकि आप लोगों का कोर्स आनंद फानन में जल्दी जल्दी से खत्म ना हो, आप लोगों का कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो। आपको जितने क्वेश्चंस की जरूरत है सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करें और सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरी, सारे टॉपिक्स कवर हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिकॉर्डेड ही देखना होगा क्या? अच्छा बेटा, आपकी तो क्लास लाइव चलेगी, बाकी आप लोग अगर लाइव ना कर पाए तो फिर रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। बाकी कोशिश यही कीजिए कि आप लाइव ही देखें। ओके, टेस्ट बेटा आप क्लास के बाद दे देना, है ना, या फिर कल मॉर्निंग में या कल शाम को या रात को दे देना, या संडे को रात को दे देना। ठीक है, पूरा ईएम छूट गया। देखो देखो, बैकलॉग जिनका भी है ना, उनसे मैं यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा फ्यूचर को प्लान कीजिए। जैसे फ्यूचर में मान लीजिए आप लोगों के कुछ छुट्टियां वगैरह आ रही हैं, तो वहां उस टाइम आप लोग प्लान कर लीजिए। या फिर अगर आप कॉलेज जाने वाले हैं तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्त कि देखो, जो मिनिमम आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ना, जैसे मान लीजिए 75% का क्राइटेरिया है और आपकी अटेंडेंस 80-85 चल रही है, तो थोड़े छुट्टियां ले लो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो और उसमें आप लोग अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर डालो। ठीक है, थोड़ा प्लान करके चलो, थोड़ा सा शेड्यूल बना के चलो, तो आप लोग सारी चीजें कर पाओगे। आप लोगों के सीनियर्स ने भी किया था, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। तो आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ओके। चलो, 3-4 दिन में इंजीनियरिंग में क्या, अब सुबह से रात तक बैठोगे तो फिर हो जाएगा दोस्त, अगर सुबह से रात तक बैठेंगे तो। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि एकदम आनंद फानन में मत करना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से टाइम लेके प्लान करके करो। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था भाई कि 3-4 दिन छुट्टी लेके कर लो करके, बट ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 3 ही 4 दिन में निपटा दो। मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा ऐसा छुट्टियां लेके और जो हॉलीडेज आ रहे हैं उनको यूज करके कुछ इस तरीके से प्लान करो ताकि आप लोगों के बैकलॉग्स क्लियर हो जाए। तो ये चीज आप लोगों को खुद से करनी पड़ेगी दोस्त। देखो, कोई पुश नहीं करेगा आपको, आपको कोई ना पूरे टाइम पुश नहीं करता रहेगा कि करो 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 करो। ये अपने अंदर थोड़ा होना चाहिए, ये जज्बा अपने को थोड़े से खुद से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, अब देखो, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स होते क्या है। बेसिकली शियर फोर्स क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, एक इंटरनल मोमेंट है। तो इंटरनल फोर्स और मोमेंट का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इनसे डेवलप होने वाला स्ट्रेस भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बीम के क्रॉस सेक्शन में आपको 2 टाइप के स्ट्रेसेस मिलेंगे। शियर फोर्स की वजह से आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा और बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा। तो हम इस चैप्टर में बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, फिर अगले चैप्टर में शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सबसे पहले यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी समझेंगे और उसके बाद हम बेंडिंग की इक्वेशन डिराइव करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग, हम हर चैप्टर में स्ट्रेसेस का डेरिवेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस की इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेरिवेशन से आपको बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे।
एग्जाम में इस डेरिवेशन से अलग अलग टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यूलर बर्नौली बीम थ्योरी क्या है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं वैसे तो हर चैप्टर में आपको स्ट्रेस का डेरिवेशन करवा रहा हूं और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। इस डेरिवेशन के बेसिस पे बहुत थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है ना, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बीम्स हम जानते हैं बीम्स क्या होते हैं। बीम्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स विच आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड्स, यानी कि इस तरीके के लोड्स। तो इन्हीं की वजह से हर क्रॉस सेक्शन में आपको शियर फोर्स देखने को मिलेगा और बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, राइट। फिर हमने देखा था देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बीम्स, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। इनडिटर्मिनेट बीम्स के केस में नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में पढ़ेंगे। तो इन बीम्स को हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अभी हम जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एसएफडी बीएमडी में भी हमने जिन बीम्स को देखा था, बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स में भी जिन बीम्स को हम देखेंगे, दे विल ऑल बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो बेसिकली कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग बीम के ऊपर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब इससे पहले कि मैं आपको यूलर बर्नौली बीम थ्योरी समझाऊं और बेंडिंग इक्वेशन डिराइव कराऊं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे विच इज नोन एज प्योर बेंडिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इसको समझे हम बीम थ्योरी और बीम इक्वेशन, बीम की जो बेंडिंग की इक्वेशन आती है, वो डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है। आपको पता ही है कि जब किसी बीम के ऊपर ट्रांसवर्स फोर्सेस लगते हैं तो हर क्रॉस सेक्शन में आपको शियर फोर्स भी देखने को मिलता है और बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिलता है, राइट। कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, यहां का क्रॉस सेक्शन लो, यहां का क्रॉस सेक्शन लो, यहां का लो, यहां का लो, कहीं का भी लो, आपको शियर फोर्स भी मिलेगा, साथ में बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा। आपने जितने भी डायग्राम्स बनाए उसमें दोनों मिल रहा था ना, शियर फोर्स भी मिल रहा था, बेंडिंग मोमेंट भी मिल रहा था। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि शियर फोर्स 0 है, सिर्फ बेंडिंग हो रही है, शियर फोर्स 0 है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? प्योर बेंडिंग। नो शियर, ओनली बेंडिंग। एक्चुअल में बीम में दोनों चीजें होती हैं, बेंडिंग भी होती है और शियर भी होता है। बट अगर मैं अज्यूम कर लूं कि बीम में शियर फोर्स 0 है, देयर इज ओनली बेंडिंग मोमेंट, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग, ठीक है। अब प्योर बेंडिंग की सिचुएशन कैसे मिल सकती है? आपने तो जितने भी प्रॉब्लम्स देखे थे उन सब में आपको शियर फोर्स भी मिल रहा था और बेंडिंग मोमेंट भी मिल रहा था। तो प्योर बेंडिंग कैसे होगी? मान लेते हैं इस बीम में एक कपल ऐसा लग रहा है M और एक कपल ऐसा लग रहा है M। तो अब मैं अगर इस बीम में किसी भी क्रॉस सेक्शन में शियर फोर्स निकालूंगा तो मुझे शियर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी क्या हर क्रॉस सेक्शन में? क्योंकि यहां कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ कपल लग रहा है, राइट। तो आपको यहां शियर फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, यस।
और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा क्या? बेंडिंग मोमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? बेंडिंग मोमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, है कि नहीं? तो आप देख सकते हो इस बीम में हर क्रॉस सेक्शन का शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। सिर्फ बेंडिंग हो रही है, कोई शियर नहीं हो रहा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर बेंडिंग बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो बीम में पूरे यहां से लेके यहां तक प्योर बेंडिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। यहां से लेके यहां तक प्योर बेंडिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीम में कहीं ना कहीं फोर्स तो आएगा ही ना भाई, कहीं ना कहीं फोर्स तो आएगा ही। तो बीम में प्योर बेंडिंग वैसे पॉसिबल नहीं होती। तो सवाल यह उठता है कि फिर हम प्योर बेंडिंग की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? जब हमें पता है कि प्रैक्टिकली यह चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम प्योर बेंडिंग क्यों पढ़ रहे हैं? अब आगे जब आप डेरिवेशन करोगे तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी प्योर बेंडिंग की। प्योर बेंडिंग अज्यूम किए बगैर बेंडिंग स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस के कैलकुलेशन के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। ऐसा क्यों? प्योर बेंडिंग के अजम्पशन से हमारा कैलकुलेशन इजी कैसे हो रहा है? अगर ये अज्यूम नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी। अब ध्यान से समझिए यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी क्या है। बीम्स के केस में स्ट्रेसेस के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है टिमोशेंको थ्योरी और एक थ्योरी है यूलर बर्नौलीज थ्योरी। टिमोशेंको का नाम तो आपने सुना होगा ना, शायद आपके सीनियर्स वगैरह से सुना होगा। यार टिमोशेंको की बुक एकदम जबरदस्त है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, अगर टिमोशेंको पढ़ ले मजा ही आ जाएगा। मैं बोलता हूं भाई बिल्कुल मत पढ़ना, कभी जीवन में भूल के भी मत छूना, ठीक है? ये जो टिमोशेंको की बीम बुक की लोग तारीफें करते हैं ना, ये सब फेक है। मैं आपको बता दूं टिमोशेंको की बुक उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ ली है, जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से आता है। तो अगर वो टिमोशेंको की बुक पकड़ते हैं ना तो उनको कुछ समझ में आता है। टिमोशेंको में मतलब बेसिक से चीजें नहीं एक्सप्लेन की गई हैं और चीजों को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है जैसे हमें आदत है। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कोई कॉन्सेप्ट है उसको एकदम जीरो से स्टार्ट करो और उसके बारे में हर चीज लिखो, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट उसमें मेंशन करो। लेकिन टिमोशेंको ये समझता है कि सब लोग उसके जितने होशियार हैं, तो वो 2 लाइन लिखेगा तो हम लोग 4 लाइन समझ जाएंगे। तो टिमोशेंको ने उसी हिसाब से किताब लिखी है। उसके जो क्वेश्चंस भी है ना वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस है, गेट में उनका कोई मतलब नहीं है। तो टिमोशेंको की बुक पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा जो आप लोगों को है ना ऐसे बड़े बड़े नाम दे के डराएंगे कि अबे मैं तो थर्मोडायनेमिक्स सेंजल एंड बोस से पढ़ता था, मैं तो टिमोशेंको की बुक के बगैर कुछ छुआ ही नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खाली वहीं से पढ़ा। ये सब लोग बकवास करते हैं। मैं आपको है ना अगर प्रैक्टिकल बात बताऊं बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा ना ये सारी किताबें पढ़ के गेट निकाल ले। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि उसने और भी किताबें पढ़ी होंगी और शायद ये किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन यही किताब पढ़ोगे और कोई बुक नहीं छुओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है? हालांकि आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें तो हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स आपको मैं छांट के दे देता हूं, तो बुक की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बुक पढ़नी भी है ना तो ऐसी कोई बुक पढ़ो भाई जो आपके लेवल पे हो, हमारे लेवल पे हो, जिसमें गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है? तो टिमोशेंको की बुक तो कभी मत छूना, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच दोस्त। हाँ, तो टिमोशेंको ने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को यूज करके भी बीम्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है?
लेकिन हम जो थ्योरी यूज करेंगे, हमारे सिलेबस में हमें जो थ्योरी पढ़नी है, दैट इज नोन एज यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी। अब दोनों थ्योरीज में क्या अंतर है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके, जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये यूलर बर्नौली बीम थ्योरी में हो रहा है, ये टिमोशेंको थ्योरी में होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यूलर बर्नौली बीम थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं जिनके बेसिस पे ही इक्वेशन डिराइव होती है। तो एक एक करके समझते हैं। कुछ अजम्पशंस तो आपको बेसिक अजम्पशंस दिखेंगे जो हर चैप्टर में मिलते हैं, जैसे मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजिनस एंड आइसोट्रॉपिक। ये तो हर चैप्टर में हम लोग अज्यूम करते हैं। यस, नेक्स्ट इज यंग्स मॉड्यूलस इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज सेम। अब ये आपको एक कुछ नई चीज दिख रही होगी, कुछ अतरंगी सी चीज दिख रही होगी कि यंग्स मॉड्यूलस टेंशन और कंप्रेशन में सेम होने का मतलब क्या है। देखो बेटा, यंग्स मॉड्यूलस डिसाइड करता है कि मैं अगर किसी चीज को पकड़ के खींचूंगा तो उसके लेंथ में कितना चेंज होगा। याद है मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस, डेल्टा एल बाय एल, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। जितना ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन उतना कम होगा। तो लेंथ में कितना चेंज आएगा पकड़ के खींचने पे वो यंग्स मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो नेचर में पाए जाते हैं उनका यंग्स मॉड्यूलस टेंशन और कंप्रेशन में सेम होता है। मतलब अगर मैं 10 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं और लेंथ में 5 mm का चेंज हो रहा है, तो 10 किलो न्यूटन के कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे भी लेंथ में 5 ही mm का चेंज होगा। एक केस में 5 mm बढ़ेगा तो दूसरे केस में 5 mm घटेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल है नेचर में जिनका यंग्स मॉड्यूलस टेंशन और कंप्रेशन में अलग है। 10 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो अलग चेंज इन लेंथ मिलेगा, और 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो अलग चेंज इन लेंथ मिलेगा। ऐसे भी मटेरियल हैं। एग्जांपल मत पूछ देना भाई, मुझे नाम नहीं पता। तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि हम जिस भी मटेरियल का प्रॉब्लम बना रहे हैं, हम जो मटेरियल यूज करके डेरिवेशन करने वाले हैं, उसके लिए कम से कम यंग्स मॉड्यूलस टेंशन और कंप्रेशन में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेसेस आर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, है ना, कि ये हम क्यों अज्यूम करते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्यों अज्यूम करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए क्यों अज्यूम करते हैं स्ट्रेसेस आर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। संजय पूछ रहा है गेट के सिलेबस से पीएसयू का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बेटा गेट के सिलेबस से सारे टेक्निकल एग्जाम्स आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड यार, हर्ष, मनीष, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड यार, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया सुदेव सरकार, वेरी गुड यार। हुक्स लॉ, क्योंकि हम हुक्स लॉ अप्लाई करके डेरिवेशन करने वाले हैं। हम हुक्स लॉ अप्लाई करके डेरिवेशन करने वाले हैं। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डिफॉर्मेशन देखते हैं, पहले हम डिफॉर्मेशन की इक्वेशन निकालते हैं। हमें यह पता होता है कि बीम जो है बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन कैसे दिखने वाला है, तो उसके बेसिस पे हम डिफॉर्मेशन की यानी कि स्ट्रेन की इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर हुक्स लॉ लगा के उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रेसेस विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है। अब इसके बाद जो चीजें आने वाली हैं इन्हीं से पूरा डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से अब इसके बाद वाले अजम्पशन को समझना। द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो प्रैक्टिकली प्योर बेंडिंग नहीं होती है, लेकिन यूलर बर्नौली बीम थ्योरी में हम अज्यूम करते हैं दैट द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। अब यह अजम्पशन हम क्यों लेते हैं, इससे क्या फायदा होता है, अगर नहीं अज्यूम करेंगे तो क्या नुकसान होगा, यह चीज समझने के लिए आपको अगला अजम्पशन समझना पड़ेगा। अगला अजम्पशन समझिए क्या है, ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शंस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यह अजम्पशन भी लगभग हर चैप्टर में ले रहे हैं हम लोग, और हर चैप्टर में मैंने आपको बताया था डेरिवेशन यहीं से होता है। ऑल ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। आपने टॉर्शन वाली इक्वेशन डिराइव करते टाइम भी याद है यही वाला अजम्पशन लिया था।
इसी अजम्पशन से बेंडिंग की इक्वेशन भी डिराइव होगी। अब इस अजम्पशन का मतलब क्या होता है मैं आपको यह समझा देता हूं। जैसे टॉर्शन के केस में इसका मतलब यह था कि डायामीटर जो है वो ट्विस्टिंग के बाद भी स्ट्रेट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां इसका क्या मतलब है, बेंडिंग के केस में इसका क्या मतलब है? यस ताजिन, ऑल ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो बेंडिंग के केस में इस अजम्पशन का क्या मतलब होता है यह समझते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई एक सेक्शन था, यह चीज विजिबल है आपको, यह कलर विजिबल है आपको, यह कलर विजिबल है ना दोस्त? यस, विजिबल है। तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक सेक्शन था, फिर मैंने बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया। तो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने की वजह से अब बीम जो है वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो चुकी है। बेंड होने के बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बीम जो है उसका ये सेक्शन स्ट्रेट ही रहेगा, यानी ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। अगर पहले सेक्शन ऐसा था, प्लेन था, तो बाद में भी सेक्शन इस प्रकार से ही रहेगा, प्लेन ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले जो पॉइंट यहां था अब वो खसक के यहां पहुंच गया है, तो ये जो मुझे मिल रहा है ये क्या दिखा रहा है? पहले जो पॉइंट यहां था अब वो खसक के यहां पहुंच गया है, तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये मुझे क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस शोइंग मी? व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू क्या है? वेरी गुड, डिफॉर्मेशन है। वेरी गुड, डिफॉर्मेशन है। वेरी गुड, डिफॉर्मेशन। मैंने वैसे उल्टा बना दिया है, मैंने वैसे उल्टा बना दिया है, ये ऐसे बनेगा, है ना, ये ऐसा बनेगा, मैंने उल्टा बना दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज इन लेंथ दिखा रहा है, चेंज इन लेंथ दिखा रहा है। एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेन दिखा रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेन दिखा रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेन दिखा रहा है? यस। अब मेरे भाई फटाक से मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम नॉर्मल स्ट्रेन टॉप से बॉटम तक कैसे वैरी कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम नॉर्मल स्ट्रेन टॉप से बॉटम तक कैसे वैरी कर रहा है? वेरी गुड, लीनियरली वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है दोस्त, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल क्या हो रहा है दोस्त? एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल वैरीज लीनियरली, नॉर्मल स्ट्रेन लीनियरली वैरी कर रहा है। तो अगर मैं हुक्स लॉ लगा दूं तो भाई अगर स्ट्रेन लीनियरली वैरी करेगा तो स्ट्रेस भी कैसा वैरी करेगा? अगर स्ट्रेन लीनियरली वैरी करेगा तो स्ट्रेस भी कैसा वैरी करेगा? लीनियरली वैरी करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे भाई देखो, अब चूंकि मुझे पता चल चुका है कि एप्सिलॉन लीनियरली वैरी कर रहा है, तो मैं डेरिवेशन करके इसकी इक्वेशन डिराइव कर सकता हूं। अगर मैंने यह अजम्पशन नहीं लिया और बीम कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हुई, तो फिर क्या मैं डेरिवेशन कर पाऊंगा? तो फिर क्या मैं डेरिवेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर ये ऐसा डिफॉर्म हुआ तो भाई ये कर्व की इक्वेशन मेरे को कैसे पता चलेगी? अभी तो मेरे को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का तो मैं डेरिवेशन कर सकता हूं, बट अगर ये कर्व हो जाता तो फिर मैं डिराइव नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि बेटा इस अजम्पशन का प्योर बेंडिंग से क्या लेना देना है? तो इस चीज को समझना, क्योंकि ये आपको यूजुअली किसी किताब में देखने को मिलेगा नहीं। ये जो हम लोगों को अजम्पशन मिलता है ना कि
सेक्शन विल रिमेन प्लेन, यानी एप्सिलॉन विल वेरी लीनियरली। ये हम लोगों को प्योर बेंडिंग की वजह से मिलता है। अब हमें प्योर बेंडिंग की वजह से ये क्यों मिलता है, इसको समझाने के लिए मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर बीम है। मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर बीम है, ओके, ये यहां पे फिक्स है, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। अब जब इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगेगा और मान लो मैं एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं स्ट्रेसेस की वैल्यू को शो करने के लिए, स्ट्रेसेस की डायरेक्शन को शो करने के लिए, तो ऐसा स्ट्रेस डेवलप होगा क्या, टाउ डेवलप होगा ना, और इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टाउ ऐसा भी डेवलप होगा ना। ये शियर स्ट्रेस क्यों आ रहा है, अरे भाई शियर फोर्स रहेगा तो शियर स्ट्रेस भी तो आएगा ना। इस फोर्स की वजह से शियर फोर्स डेवलप होगा, तो शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा। अब बेटा इस चीज को ध्यान से देखो, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शियर लग रहा है ना, इसको ध्यान से देखो। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शियर लग रहा है, ये क्या करने की कोशिश करता है, ये बीम के इन फाइबर्स को, ये लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स कहे जाते हैं। फाइबर मतलब समझते हो ना, रेशे। तो मैं इसको ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर बोल सकता हूं, एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक रेशा है, ऐसे बहुत सारे रेशे हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स को ये जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करेगा क्या, ऐसा ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे पीछे होंगे, है ना। अरे हां कि ना। तो अगर ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे पीछे हुए, तो बेंड होने के बाद जो बीम होगी वो इस तरीके से बन जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है मेरे भाई, वाई दिस डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग, ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, दिस डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू शियर, है ना। ये डिस्टॉर्शन किस लिए हो रहा है, शियर की वजह से हो रहा है, ये डिस्टॉर्शन शियर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि शियर का क्रॉस सेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, शियर की वजह से क्रॉस सेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अगर क्रॉस सेक्शन डिस्टॉर्ट हो गया तो फिर ये लीनियर नहीं मिलेगा, और अगर ये लीनियर नहीं मिला तो डेरिवेशन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू। ये सबको क्लियर हो चुका है ना कि आपको अगर शियर मिला तो उसकी वजह से क्रॉस सेक्शन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और डिस्टॉर्शन की वजह से फिर आप डेरिवेशन आसानी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस केस में ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, फिर ये कर्व मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अज्यूम दैट द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। यस, क्लियर है ये चीज। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बीम में प्योर बेंडिंग है, ऑल्दो बाकी सारी बीम्स में, देखो प्योर बेंडिंग प्रैक्टिकली होगी ही नहीं, सारी बीम्स में इस तरीके से शियर फोर्स आएगा ही आएगा, इस तरीके से शियर होगा ही होगा, ओके। लेकिन डेरिवेशन के लिए वी विल अज्यूम दैट द बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग। अब सवाल यह उठता है कि हम प्योर बेंडिंग अज्यूम करके डेरिवेशन कर लेंगे, तो क्या जो डेरिवेशन है वो सिर्फ प्योर बेंडिंग के सवालों के लिए रहेगा, नहीं। यूलर बर्नौलीज ने ये देखा
कि हमने प्योर बेंडिंग अज्यूम करके जो इक्वेशन डिराइव की वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती है। उससे आपको जो आंसर मिलता है वो 99% करेक्ट होता है। ये मैं सिर्फ एक नंबर अपने मन से बता रहा हूं, ऐसा नहीं यूलर बर्नौली ने नंबर नहीं दिया था, मतलब मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि लगभग 99% करेक्ट होता है। 1% इधर उधर होता है क्योंकि एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन रहेगा नहीं, एक्चुअल में ये कर्व हो जाएगा, लेकिन ये जो एरर है ये बहुत कम है। तो हम प्योर बेंडिंग अज्यूम करके डेरिवेशन कर जरूर रहे हैं, बट वो फॉर्मूला हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि प्रैक्टिकली प्योर बेंडिंग नहीं होगी, लेकिन प्योर बेंडिंग अज्यूम करके हम डेरिवेशन करेंगे, और जो डेरिवेशन करेंगे वो हम हर जगह यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्योर बेंडिंग रहेगी तो ही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो बोल देंगे नो यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी इज नॉट वैलिड हियर सो आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है, यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी विल बी यूज्ड इन एवरी प्रॉब्लम बिकॉज प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। दोनों भाई लोगों ने बोला अरे भैया ये डेरिवेशन कर तो लिए हैं, बट क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होगा? तो हां भैया, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी के डेरिवेशन के लगभग आसपास ही आईफिल टावर बन रहा था। जब उन्होंने यूलर बर्नौली ने ये जो बीम थ्योरी दी ना, उसी के आसपास आईफिल टावर बन रहा था। उसी के आसपास मतलब इनके घर के आसपास नहीं रे भाई, मतलब मैं जमाने की बात कर रहा हूं, उसी जमाने में ही आईफिल टावर भी बन रहा था। और आईफिल टावर का जो डिजाइन किया गया था वो इसी बीम थ्योरी को यूज करके किया गया था। अब आईफिल टावर तो इतने सालों से टिका हुआ है, तो उसी से समझ में आता है कि भाई इन लोगों का बीम थ्योरी जो है वो काफी एक्यूरेट है ना, है कि नहीं? तो आईफिल टावर अगर टिक गया तो आपके घर की बीम भी टिक ही जाएगी, अगर आप ये थ्योरी यूज करके उसको डिराइव करोगे, उसको डिजाइन करोगे। ठीक है, क्लियर है? यस। तो आप लोग ये मत सोचना कि उस जमाने की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी ना वो ऐसे ही बना दी जाती थी। नहीं भाई, उस जमाने में भी जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते थे ना वो बाकायदा कैलकुलेशन करके बनते थे, उनको भी इंजीनियर्स डिजाइन करते थे, इसीलिए वो आज तक टिके हुए हैं ना। उस जमाने में धांधलेबाजी नहीं होती थी, तो इसीलिए उस जमाने के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक टिके। आजकल तो डिजाइन इंजीनियर ही करता है, लेकिन धांधलेबाजी इतनी होती है, मटेरियल वगैरह जो इतना मतलब लो ग्रेड का यूज किया जाता है कि उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर्स टिकते नहीं है ना। बाकी उस जमाने में भी सारी चीजें कैलकुलेट करके, हालांकि उस टाइम में इतने टूल्स नहीं थे तो हैंड कैलकुलेशंस वगैरह होते थे, बड़े बड़े डायग्राम जो है ना वो लोग हाथ से बनाते थे। आपको पता है, बड़े बड़े चार्ट पेपर्स, उन पे ड्राइंग हो रही है हाथ से, ऑटो कैड वगैरह तो था नहीं, तो जितने भी ये ड्राइंग बनती थी ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब कुछ हाथ से। 100 इंजीनियर लगे हुए हैं और छोटे छोटे चार्ट पेपर्स बना बना के फिर उसको जोड़ के एक पूरा का पूरा डायग्राम बन रहा है। इस तरीके से काम होता था। ठीक है, आजकल वही सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से हो जाती है। पहले जो 100 इंजीनियर मिलके करते थे, आजकल वो एक इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर से कर दे रहा है। ठीक है, चलो तो हमें यूलर बर्नौली बीम थ्योरी के पीछे का राज पता चल चुका है कि इन्होंने प्योर बेंडिंग क्यों अज्यूम की, ताकि शियर अपसेंट हो जाए और शियर के एब्सेंस में जो सेक्शन है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा, जिससे एप्सिलॉन लिनियरली वैरी करेगा और इसीलिए हमारे लिए डेरिवेशन आसान हो जाएगा। इस चीज को डेरिवेशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं ये आप देखोगे। अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा देखो ये चीज यूलर बर्नौली की बीम थ्योरी जो है वो यहां पे यूज हो रही है। ठीक है, चलो अगला जो अजम्पशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि इन अजम्पशंस के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके,
beam is initially straight and bends into circular arc. Beam is initially straight and bends into circular arc. इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका बोलने का मतलब यह है कि इनिशियली बीम में कोई बेंडिंग नहीं थी, एकदम स्ट्रेट बीम थी, और जब ये बेंड हुई तो ये जो कर्व बन रहा है, ये कैसा कर्व बन रहा है? जब ये बेंड होगा तो ये कर्व कैसा बन रहा है? ये सर्कुलर बन रहा है, एकदम सर्कुलर बन रहा है। क्यों भैया? क्योंकि अगर ये सर्कुलर रहेगा तभी हम डेरिवेशन कर पाएंगे। सर्कुलर आर्क की लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है ना? सर्कुलर आर्क की लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है। तो बेटा इसीलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कुलर आर्क बन रहा है। एक्चुअल में प्योर बेंडिंग तो होती नहीं है। अगर प्योर बेंडिंग होगी तो सर्कुलर आर्क बनेगा। एक्चुअल में प्योर बेंडिंग तो होती नहीं है, तो एक्चुअल में ये जो कर्व बनता है ये पैराबोलिक होता है ऑफ वेरियस डिग्री। पैराबोला ऑफ वेरियस डिग्री मतलब हो सकता है सेकंड ऑर्डर पैराबोला हो सकता है थर्ड ऑर्डर पैराबोला हो, फोर्थ ऑर्डर पैराबोला हो, फिफ्थ ऑर्डर पैराबोला हो, लेकिन ये पैराबोला बनेगा। ये सर्कुलर आर्क प्रैक्टिकली नहीं बनता है अनलेस इट इज प्योर बेंडिंग। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो प्योर बेंडिंग में अज्यूम कर लेते हैं कि ये एकदम सर्कुलर आर्क बन रहा है। ओके, चलिए लास्ट अजम्पशन भी समझ लेते हैं। लास्ट अजम्पशन क्या बोलता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। अब ये प्लेन ऑफ लोडिंग क्या होता है पहले तो ये समझिए। क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ लोडिंग के अबाउट सिमेट्रिक है। तो पहले ये समझते हैं भाई कि प्लेन ऑफ लोडिंग ही क्या होता है। तो देखिए बीम में जब लोड लगता है, अब ऐसे तो आपको वो लोड कहीं भी मिल सकता है, जैसे ये बीम है तो वो जो लोड लगा रहा हूं वो मैं एकदम आगे भी लगा सकता हूं, एकदम पीछे भी लगा सकता हूं, बीच में भी लगा सकता हूं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि बीम्स में जो लोड्स लगते हैं वो एकदम सेंटर पे लगते हैं, ना आगे की तरफ लगते हैं ना पीछे की तरफ लगते हैं, सारे फोर्सेस एकदम सेंटर पे लगते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे ये फोर्सेस हैं तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये एकदम सेंटर पे लग रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो प्लेन है सेंटर से पास होने वाला, यही क्या है? प्लेन ऑफ लोडिंग। जो बेंडिंग होगी वो इसी प्लेन में होगी। बीम जो ऐसे बेंड हो रही है ना वो इसी प्लेन में हो रही है। सो व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेन ऑफ लोडिंग। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये बीम का क्रॉस सेक्शन है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो अकॉर्डिंग टू दिस assumption, ये क्रॉस सेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ लोडिंग के अबाउट कैसा रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। प्लेन ऑफ लोडिंग जो है वो इसको कहां कट कर रहा है? एकदम सेंटर पे कट कर रहा है। इसके अबाउट क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। क्लियर है ये चीज? अंकित मेरे भाई, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, आप अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो प्लेन ऑफ लोडिंग जो है वो क्रॉस सेक्शन को यहां कट कर रहा है। ये जो लाइन है इसके अबाउट क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक होगा। इसके मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं। जैसे आप ये देख सकते हो प्लेन ऑफ लोडिंग के अबाउट, ये प्लेन ऑफ लोडिंग है, ये क्रॉस सेक्शन एकदम सिमेट्रिक दिख रहा है। वैसे ही सर्कल के केस में भी ये प्लेन ऑफ लोडिंग है तो क्रॉस सेक्शन एकदम सिमेट्रिक दिख रहा है। ये देखो जैसे ये बीम है, मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं एकदम सेंटर पे, तो एकदम सेंटर के अबाउट क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा।
सर्कल पे एकदम मैं ऐसा सेंटर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इस सेंटर के अबाउट ये क्रॉस सेक्शन क्या रहना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए। मुझे माफ करना ओम साई राम, थोड़ी देर के लिए यार इंटरनेट चला गया था। ठीक है, चलो, तो हम जितने भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे ना, दे विल ऑल बी सिमेट्रिक अबाउट दिस। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज आपको ना अगले चैप्टर में समझ में आएगी, अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन जो इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं एल सेक्शन लेता हूं, अगर मैं एल सेक्शन लेता हूं तो फिर ये जो प्लेन ऑफ लोडिंग है इसके अबाउट तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये चीज आपको अगले चैप्टर में मैं समझाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे शियर सेंटर। शियर सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई ऐसा एल सेक्शन हो गया जो कि वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो उस केस में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, क्लियर है क्या? क्लियर हो चुका है क्या? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो हमने सारे अजम्पशंस का मतलब समझ लिया है। इन सारे अजम्पशंस में हमें क्या बोला जा रहा है ये चीज समझ ली। इसके अलावा भी एक दो और कॉन्सेप्ट हैं, वो समझना भी जरूरी है, जिसमें पहला है न्यूट्रल लेयर। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर क्या चीज होती है भैया? इट इज द अनडिफॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू लोडिंग। न्यूट्रल लेयर, जिसको कि न्यूट्रल सरफेस भी बोलते हैं, वो होता क्या है, बीम जब बेंड होती है तो देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए इनिशियली इस बीम की लेंथ 100 mm थी, ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली इसकी लेंथ 100 mm थी, ठीक है। अब जब इसको बेंड किए तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ऊपर जो लेयर थी उसकी लेंथ कम हो गई और नीचे जो लेयर थी उसकी लेंथ बढ़ गई। पहले सारे लेयर्स की लेंथ 100 mm थी, पहले ये बीम एकदम स्ट्रेट थी तो सारे लेयर्स की लेंथ 100 थी। अब क्या हुआ, बेंड होने के बाद ऊपर की लेयर की लेंथ कम हो गई, 100 से कम होके कितनी हो गई, मान लेते हैं 90 हो गई, और नीचे की लेयर की लेंथ बढ़ गई, 100 से बढ़ के मान लेते हैं कितनी हो गई, 110 हो गई। तो अब जब मैं 90 से 110 की तरफ जाऊंगा तो ये लेंथ धीरे धीरे चेंज होगी, 91, 92, 93, यहां रहेगा 109, 108, 107। बीच में कोई ऐसी लेयर तो होगी ना जिसकी लेंथ 100 आएगी। 110 और 90 के बीच में कोई एक ऐसी लेयर होगी जिसकी लेंथ 100 mm आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस लेयर की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी वो 100 mm की थी, अभी भी वो 100 mm की है। इसके ऊपर की सारी लेयर्स में कंप्रेशन हो रहा है, इसके नीचे की सारी लेयर्स में टेंशन हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेयर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये पहले भी 100 mm थी, अभी भी 100 mm है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसमें ना टेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, ये न्यूट्रल है। क्लियर है ये चीज? न्यूट्रल लेयर सेंटर में, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल लेयर एकदम सेंटर पे ही आएगा, ठीक है। चलो,
अब न्यूट्रल लेयर से ही जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, न्यूट्रल लेयर से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट है, विच इज न्यूट्रल एक्सिस। अब ध्यान से समझिए न्यूट्रल एक्सिस क्या है। देखिए न्यूट्रल लेयर जो है वो एक सरफेस है, वो एक लेयर है, एक सरफेस है। अगर मैं इस लेयर से बीम को कट कर देता हूं, देखिए ये बीम है, ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, दोनों के बीच में एक न्यूट्रल लेयर है। तो अगर मैं न्यूट्रल लेयर से बीम को कट करूं, अगर मैं न्यूट्रल लेयर से बीम को कट करूं तो क्या होगा दोस्त? अगर मैं न्यूट्रल लेयर से बीम को कट करूंगा तो क्रॉस सेक्शन किसी एक लाइन से कट होगा ना। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं न्यूट्रल लेयर से एक कट मारूं तो क्रॉस सेक्शन ऐसे कट होगा क्या बीच में कहीं पे? अगर मैं न्यूट्रल लेयर से एक कट मारूं तो क्रॉस सेक्शन बीच में कहीं कट होगा। जिस एक्सिस से ये कट होता है उसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। जैसे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूट्रल लेयर। ठीक है, तो न्यूट्रल लेयर जिस एक्सिस पे क्रॉस सेक्शन को कट कर रहा है उसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। यस, इट इज द जेड एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? हमारे एक्सिस सिस्टम के हिसाब से हम लोग इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और जो आपकी तरफ है प्लेन के परपेंडिकुलर उसको जेड बोलते हैं ना। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस होता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से समझिएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस आता कहां पे है? सबसे पहले तो इसका लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू या स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, इसके ऊपर और नीचे स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस पे सिग्मा विल बिकम 0। मतलब मान लीजिए अगर आपको ये डायग्राम यूज करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये डायग्राम यूज करना है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई यहां 0 कहां पे आ रहा है। अगर मुझे ये डायग्राम यूज करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहां ये 0 कहां पे हो रहा है। ये पॉइंट का लोकेशन मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो भैया न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो 0 रहेगी, इसके ऊपर और नीचे स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी लिनियरली। तो भैया इसका लोकेशन तो पता होना चाहिए ना, तभी तो इसके ऊपर और नीचे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 0 का लोकेशन पता है तभी तो आप ऊपर और नीचे स्ट्रेस निकाल पाओगे। तो न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन पता होना जरूरी है। अब न्यूट्रल एक्सिस आएगा कहां पे, इसका लोकेशन कैसे ढूंढेंगे? तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के हमेशा सेंट्रॉइड से पास होगा। क्रॉस सेक्शन के हमेशा सेंट्रॉइड से पास होगा। अब क्या जरूरी है कि हमेशा सेंट्रॉइड से पास हो? ऐसा कोई केस नहीं हो सकता क्या कि ये सेंट्रॉइड से पास ना हो? हो सकता है, हो सकता है। इसका भी क्राइटेरिया है। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रॉइड से पास हो, इसके लिए 2 क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है। वो 2 क्राइटेरिया क्या क्या हैं? पहला क्राइटेरिया है कि मटेरियल होमोजीनस होना चाहिए। अगर मटेरियल होमोजीनस हुआ तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास होगा। अगर मटेरियल होमोजीनस नहीं है तो फिर न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास
हो भी सकता है और हो सकता है कि ना भी पास हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शन है जो पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन पूरा स्टील से बना हुआ है, तो इसका न्यूट्रल एक्सेस एकदम सेंट्रॉइड से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली स्टील का बना हुआ है। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन में ऊपर एक दूसरा मटेरियल लगा देता हूं। मान लीजिए ये अब थोड़ा सा स्टील का बना हुआ है और थोड़ा किसी और मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर हो रहा है क्या? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? पहले ये पूरा स्टील का बना हुआ था, अब क्या हो गया है, थोड़ा स्टील और थोड़ा कोई और मटेरियल का हम लोगों ने मिक्सचर बना दिया है। तो अब जो इसका न्यूट्रल एक्सेस रहेगा वो जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड से पास हो सकता है वो ऊपर या नीचे खिसक जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस बार ये यहां खिसक गया, इसका एरिया का जो सेंट्रॉइड आएगा वो सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सेस कहां खिसक गया, ऊपर खसक गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? दिस वॉज लेट्स से स्टील एंड दिस वॉज लेट्स से स्टील एंड दिस इज लेट्स से टंगस्टन। तो ये खसक गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेस जो है वो ऊपर या नीचे चला जाएगा, ओके। क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, डिफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सेस जो है वो ऊपर या नीचे चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो न्यूट्रल एक्सेस हमेशा सेंट्रॉइड से पास हो, इसके लिए जरूरी है कि मटेरियल होमोजेनस होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, तब जाके ये एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। क्योंकि देखो ऊपर और नीचे डिफॉर्मेशन एग्जैक्टली इक्वल होगा, है ना। अब जैसे ऊपर ये 100 mm का लेंथ चेंज हुआ, नीचे भी 100 mm का लेंथ चेंज हो रहा है, तो जीरो जो है वो एकदम सेंटर पे आ रहा है। अब यहां क्या हो रहा है, देखो यहां नीचे अगर 100 mm की लेंथ चेंज हो रही है तो ऊपर 100 mm का लेंथ चेंज होना जरूरी है क्या? पता चला ऊपर 80 mm का लेंथ चेंज हुआ, तो 80 और 100, तो क्या जीरो सेंटर पे आएगा? नहीं आएगा ना। यहां 100 mm की लेंथ चेंज हो रही है और यहां मान लो 80 mm का लेंथ चेंज हो रहा है, तो जीरो आपको सेंटर पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, ऊपर खसक जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो दूसरा क्राइटेरिया भी देख लो, देर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो बेटा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर नहीं होगा तभी मैं 100% श्योर होके बोल सकता हूं कि न्यूट्रल एक्सेस सेंट्रॉइड से पास होगा। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और एरिया डिफॉर्म हो गया तो फिर ये ऊपर नीचे खसक सकता है। अगर ये न्यूट्रल एक्सेस क्रॉस सेक्शन जो है डिफॉर्म हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, तो फिर न्यूट्रल एक्सेस ऊपर या नीचे खसक सकता है। क्या यह पॉइंट आपको क्लियर है? क्या यह पॉइंट आपको क्लियर है? अब इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा के बता देता हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, जिसमें अभी हम इस तरीके से बेंडिंग कर रहे हैं।
ठीक है ना। इसको थोड़ा इस तरफ बना लेना था। ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बीच में कोई भी एक सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो अभी इस क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं ना, तो स्ट्रेसेस विल चेंज लाइक दिस। टॉप पे क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा, और बॉटम में टेंशन आएगा। तो स्ट्रेसेस आर गोइंग टू चेंज लाइक दिस। तो अब मुझे ये बताइए कि न्यूट्रल एक्सेस जो है वो एकदम सेंटर पे आएगा, है ना। न्यूट्रल एक्सेस जो है वो एकदम सेंटर पे आएगा। ये न्यूट्रल एक्सेस जो आ रहा है ये एकदम सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हो गया, ठीक है। लेकिन वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं हो रहा है। मान लीजिए इस तरीके का कोई सेक्शन है और इसमें ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ही आ रहा है। लेट्स से कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो इतने एरिया में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है बेटा, याद करो जब मैंने आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाया था। याद करो जब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाया था, तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है। स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है क्या? स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम में स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। तो बेटा पहले स्ट्रेस जो है वो लिनियरली वैरी कर रहा था, लेकिन अब जितने एरिया में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है उतने एरिया का स्ट्रेस जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इतने एरिया का स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये इस तरीके से वैरी करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? यहां मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सिर्फ एक जगह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ। ओके। तो अब देखो न्यूट्रल एरिया, न्यूट्रल एक्सिस इसने खसका दिया ना। न्यूट्रल एक्सिस इसने खसका दिया ना। अगर इस एरिया में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू होगा तो फिर ये न्यूट्रल एक्सिस को खसका देगा, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो सकता है और मटेरियल के चेंज होने की वजह से भी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ओके। लेकिन अगर ना तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है और ना ही मटेरियल में कोई चेंज है, तो फिर वो हमेशा कहां से पास होना चाहिए? फिर वो हमेशा सेंट्रॉइड से ही पास होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? चलो क्लास बेटा 7 से 9:30, 7 से 9, फिर 9:30 से 11:30, 2 क्लासेस हैं। 7 से 9,
9:30 से 11:30, ठीक है। चलो, यस, सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए अगर इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है और मटेरियल होमोजीनस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो हम लोगों ने डेरिवेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, अब डेरिवेशन भी कर लेते हैं यार। चलिए, तो हम यहां क्या अज्यूम करेंगे कि एक स्ट्रेट बीम है जिसमें प्योर बेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है? प्योर बेंडिंग हो रही है। और बेंड होने के बाद अब ये क्या बन चुका है? बेंड होने के बाद अब ये सर्कुलर आर्क बन चुका है, ठीक है। बेंड होने के बाद अब ये सर्कुलर आर्क बन चुका है। चलिए, क्या बोल रहे हो? 11 तक प्लीज सर, नाइट शिफ्ट है, 11:30 तक नीचे उतरना होता है। ठीक है दोस्त इंद्रजीत, देख लेंगे, टेंशन मत लो। चलो अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करने वाला हूं ना, इस बीम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कंसिडर करने वाला हूं। इस पूरी बीम को नहीं कंसिडर करूंगा मैं, इस बीम के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को कंसिडर करूंगा। तो मैं इस हिस्से को कंसिडर कर लेता हूं, ये छोटा सा हिस्सा, ओके। इस हिस्से के टॉप लेयर को मैं ए बी बोल देता हूं, बॉटम लेयर को मैं सी डी बोल देता हूं, ठीक है। ये न्यूट्रल लेयर है, तो इस न्यूट्रल लेयर को मैं नाम दे देता हूं एन एन, ठीक है। न्यूट्रल लेयर को मैंने नाम दे दिया एन एन, ओके। टॉप लेयर ए बी, बॉटम लेयर सी डी, न्यूट्रल लेयर एन एन। बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या? बेंड होने के बाद इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। दिस विल बिकम ए डैश बी डैश, दिस विल बिकम सी डैश डी डैश। लेकिन ये तो बेटा न्यूट्रल लेयर है यार, ये थोड़ा सा गलत बन गया। बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, ये हो गया आपका सी डैश डी डैश, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन जो बीच वाला है ये तो एन एन ही रहेगा ना, दिस विल रिमेन एन एन ओनली, है ना। अब मैं यहां एक लेयर कंसिडर करता हूं। लेट्स कंसिडर अ लेयर जिसका हम नाम देंगे ई एफ। इस लेयर का हम नाम देंगे ई एफ, ठीक है। इसको नीचे बना लेते हैं, चलो। लेट्स कंसिडर अ लेयर जिसका हमने नाम दे दिया ई एफ। ये जो ई एफ है, यह लेयर सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? यह लेयर सेंटर से मान लो y डिस्टेंस पे है। न्यूट्रल लेयर से इसका डिस्टेंस कितना है? y डिस्टेंस है। अब बेंड होने के बाद ये लेयर यहां कहीं पे होगी, ई डैश एफ डैश, ठीक है। बेंड होने के बाद ये यहां कहीं पे होगी, ई डैश एफ डैश, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इस लेयर के स्ट्रेन की इक्वेशन बना ली तो हुक्स लॉ लगा के मुझे स्ट्रेस की इक्वेशन मिल जाएगी क्या? अगर मैंने इस लेयर के स्ट्रेन की इक्वेशन बना ली तो हुक्स लॉ लगा के मुझे स्ट्रेस की इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रेन की इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रेन की इक्वेशन बनाएंगे।
तो स्ट्रेन की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ध्यान से देखिएगा, आप लोग चाहें तो आप लोग भी मेरे साथ डेरिवेशन में शामिल हो सकते हैं। यू आर ऑल्सो फ्री टू डिराइव। आप लोग अपनी नोटबुक में डिराइव कीजिए, मैं आपको बताते जाऊंगा, गाइड करते जाऊंगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन ईएफ, ईएफ में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना आ रहा है? तो इसको मैं लिखता हूं एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, है ना, यानी कि ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय ई एफ, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका ओरिजिनल लेंथ ई एफ था और बाद में ये ई डैश एफ डैश हो गया, तो लेंथ में कितना चेंज आया? ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय ई एफ। अब मैं ये जानता हूं कि ई एफ जो है वो एन एन के बराबर था, क्योंकि भैया पहले ये बीम स्ट्रेट थी तो सारी लेयर्स की लेंथ बराबर थी। याद है हमने अज्यूम किया था कि बीम स्ट्रेट है, तो अगर बीम स्ट्रेट है तो सारी लेयर्स की लेंथ बराबर होगी। EF विल बी इक्वल टू NN, तो यहां मैंने EF और NN दोनों को बराबर रख दिया, तो क्या मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी? E डैश F डैश माइनस NN डिवाइडेड बाय NN। लिख सकता हूं मैं ऐसा? यस, लिख सकता हूं। अब मुझे ई डैश एफ डैश और NN की लेंथ निकालनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा। ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं, तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। यस, ये था आपका ए डैश बी डैश, दिस वॉज सी डैश डी डैश, दिस वॉज एन एन, एंड दिस वॉज ई डैश एफ डैश। ओके, अब बेटा हमारा अजम्पशन क्या था? ये सारे क्या हैं? ये सर्कुलर आर्क्स हैं। हमारा अजम्पशन क्या था? ये सब सर्कुलर आर्क्स है ना। ये अज्यूम किया था हम लोगों ने कि बेंड होने के बाद ये सब क्या बन जाएंगे? सर्कुलर आर्क बन जाएंगे। मान लीजिए इन सर्कुलर आर्क्स का सेंटर ये है, ओके। ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड लेट्स से दिस लेंथ इज, दिस डिस्टेंस इज आर। व्हाट इज दिस आर बेटा? आर को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे क्या? वी कैन कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये एक सर्कुलर आर्क में बेंड हो रहा है, तो उस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर। मतलब अगर मैं इसको एक पूरा सर्कल बना दूं तो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? आर। सो इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये एक सर्कुलर आर्क है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो मैं एन एन की लेंथ को क्या लिख सकता हूं दोस्त?
मैं यहां से nn को क्या लिख सकता हूं, जल्दी से मुझे बताना। ये आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? इफ r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड थीटा इज द एंगल, देन दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू आर थीटा। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई आपको यह भी पता है कि ये डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y। तो बेटा EF की लेंथ कितनी हो जाएगी? जल्दी से मुझे बता दो, EF की लेंथ कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF देन? उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? R प्लस वाई हो जाएगा क्या? उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R प्लस वाई हो जाएगा, तो उसका आर्क लेंथ हो जाएगा R प्लस वाई थीटा। वेरी गुड यार। चलो तो अब इसको फटाफट से यहां पुट कर दो। अब फटाफट से एप्सिलॉन की इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा R प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाय आर थीटा। R प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाय आर थीटा। थीटा थीटा कैंसल होने के बाद आपको मिल जाएगा R प्लस वाई माइनस आर डिवाइडेड बाय आर। सो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू y बाय r। where y is the distance of the layer from neutral axis, है ना? तो आपको यहां पे एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की इक्वेशन मिल गई है। किसी भी लेयर की लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने के लिए वो स्ट्रेन जो है, वो जो लेयर है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब न्यूट्रल लेयर से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? y डिस्टेंस पे रहेगा। r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हमें एप्सिलॉन थोड़ी चाहिए, हमें तो सिग्मा चाहिए, हमें तो बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए ना, हमें बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हुक्स लॉ लगा के स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम हुक्स लॉ लगा के स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। So sigma is E into y by r. So I can write sigma by y equals to E by r. Can I write it? Sigma by y equals to E by r. Very good yaar, very good. तो ये आ गया हमारा स्ट्रेस का इक्वेशन, सिग्मा का इक्वेशन। सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर, है ना? लेकिन ये जो इक्वेशन है ये अधूरा है, क्योंकि राइट नाउ वी हैव द रिलेशन बिटवीन सिग्मा y, e एंड r, लेकिन इस रिलेशन में m कहां गया? बेंडिंग मोमेंट से रिलेशन तो हमने निकाला ही नहीं, m के साथ सिग्मा का क्या रिलेशन होगा ये तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं। सो वी नीड टू फाइंड कि बेंडिंग मोमेंट m के साथ सिग्मा का क्या रिलेशन होगा। सो लेट्स कंसिडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अभी हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन को कंसिडर नहीं किया है, अभी हम लोगों ने बीम की लेंथ को कंसिडर किया है। अभी तक हम जो डायग्राम बना रहे थे ना, वो इस व्यू में बना रहे थे, हमने ये लेंथ को कंसिडर किया था। अब हम इस बीम को थोड़ा सा घुमा देते हैं एंड नाउ वी विल कंसिडर द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपको ना टॉर्शन वाला डेरिवेशन याद आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेम स्टेप्स यूज किए थे टॉर्शन वाला डेरिवेशन करने के लिए भी। बस फर्क इतना है
कि टॉर्शन वाला डेरिवेशन करते टाइम हमने क्रॉस सेक्शन को पर्टिकुलरली सर्कुलर ही रखा था। यहां जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही होगा, यहां पे क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यस, चलिए तो मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है। अभी मैंने ना कोई पर्टिकुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन नहीं लिया है, अभी मैंने एक जनरल क्रॉस सेक्शन ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेशन किसी भी टाइप के सेक्शन के लिए वैलिड है, बस शर्त ये है कि उसका जो y एक्सिस है वो सेंटर से पास हो, y एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक हो। चलिए अब मान लेते हैं ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। हमें यह देखना है कि इसका बेंडिंग मोमेंट m सिग्मा के टर्म्स में कितना आएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बेटा? बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट रेजिस्टेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है ना। तो इसमें फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार का, एक्सियल फोर्स, उसी की वजह से तो सिग्मा आ रहा है ना भाई। अगर इस क्रॉस सेक्शन में सिग्मा आ रहा है तो फोर्स ऐसा तो लग नहीं रहा होगा, ऐसा फोर्स लग रहा होता, पैरेलल फोर्स लग रहा होता तो टाउ आता, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, इसीलिए तो सिग्मा आ रहा है। तो अगर मैंने फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कर दिया तो मेरे को मोमेंट मिल जाएगा, हाँ कि ना भाई। इस क्रॉस सेक्शन में इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। जब आप इसको ऐसा बेंड कर रहे हो ना तो क्रॉस सेक्शन में इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करने पे मोमेंट आएगा। ठीक है, तो मोमेंट को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ध्यान देना। मोमेंट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है ना, मोमेंट हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एंड फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। लेकिन भाई इतना आसान है क्या? ना तो ये स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ना ही ये फोर्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है। ना तो जो स्ट्रेस आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ना ही जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। फोर्स तो पूरे एरिया में फैला हुआ है ना, तो कौन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे? तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। पूरे एरिया को मत देखो, अभी अभी एक छोटू सा एरिया ले लो। ठीक है, मान लेते हैं ये एक छोटा सा एरिया है। लेट्स कंसिडर दिस वेरी स्मॉल एरिया। ओके, मान लेते हैं अभी एक छोटा सा एरिया है। इस एरिया का डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से y है, एंड ये एरिया कितना है? लेट्स से दिस एरिया इज dA। तो अब मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस एरिया में जो स्ट्रेस आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इतने एरिया का फोर्स कितना हो जाएगा? इस एरिया के फोर्स को मैं सिग्मा इंटू डीए लिख सकता हूं क्या? इस एरिया के फोर्स को, ये फोर्स ऐसा आ रहा है मेरे भाई, एक्सियल फोर्स है यार, नॉर्मल फोर्स है इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन। तो इतने एरिया के फोर्स को मैं सिग्मा इंटू डीए लिख सकता हूं। ठीक है, आना बोल दो यार।
तो मैं इतने एरिया के फोर्स के मोमेंट को dF इंटू वाई लिख सकता हूं। फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया एंड मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया एंड मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये ऐसा हो जाएगा सिग्मा इंटू वाई इंटू डी ए। अब ये इतने एरिया के फोर्स का मोमेंट है, ये जो मोमेंट है ये इतने से एरिया के फोर्स का मोमेंट है। तो हमें अब टोटल मोमेंट निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेट करते टाइम सिग्मा कांस्टेंट तो है नहीं, तो हमें यहां सिग्मा की इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। तो सिग्मा की इक्वेशन क्या है बेटा? ई वाई बाय आर, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ई और आर तो कांस्टेंट है ना भाई, ई यंग्स मॉड्यूलस है, वो तो हर पॉइंट के लिए सेम होगा। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो भी हर पॉइंट के लिए सेम ही होगा। तो भाई ई और आर को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए? यस, दिस इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया विच इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? m इक्वल्स टू ई बाय आर इंटू आई। आई अबाउट व्हाट? न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। डिस्टेंस कहां से ले रहे थे? न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये ऐसा बन जाएगा क्या? m बाई आई इक्वल्स टू ई बाय आर। यस, तो अब हमारा रिलेशन पूरा हुआ। सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर एंड m बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। कुछ कुछ आपको ना टॉर्शन की इक्वेशन याद आ गई होगी। टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल, है ना। तो टी बाय जे की जगह m बाय आई है, टाउ बाय आर की जगह सिग्मा बाय वाई है, और जी थीटा बाय एल की जगह ई बाय आर है। So this is the complete derivation of the beam equation, the bending equation by Euler-Bernoulli's beam theory. ये इक्वेशन हमने कहां से डिराइव की? यूलर-बर्नौलीज बीम थ्योरी से, ठीक है। चलिए अब इस रिलेशन में क्या चीज क्या है ये तो अपने को क्लियर है। m क्या है? m इज द बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। I क्या है? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। I क्या है? इस पूरे क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टॉर्शन वाली डेरिवेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कोई एरिया किसी एक्सिस से कितना दूर तक फैला हुआ है वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि कोई एरिया किसी एक्सिस से कितना दूर तक फैला है, उसके पार्टिकल्स एक्सिस से कितने दूर तक फैले हैं।
अब सवाल यह उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई दिस इज सो सिग्निफिकेंट। तो ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, शायद आप लोगों को याद हो, शायद आप लोगों को याद हो। याद है? जितना दूर तक एरिया फैला होगा उसके पार्टिकल्स उतने दूर तक होंगे, यानी उनके ऊपर जो भी इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है उसका मोमेंट उतना ज्यादा आएगा। तो जितना एरिया दूर तक फैला होगा वो उतना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा। जितना एरिया दूर तक फैला होगा वो उतना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा। क्लियर है ये चीज? यस, वेरी गुड। चलिए, नाउ सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस y। लेकिन यहां जो y है ये कौन सा डिस्टेंस है? टाउ के केस में हम रेडियल डिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहां वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, तो न्यूट्रल एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रल एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सिग्मा भी उतना ज्यादा होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जितना कम होगा सिग्मा भी उतना कम होगा। क्लियर है ये चीज? E is the Young's modulus of the material and R is the radius of curvature। बेंड होने के बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल रहा है, ठीक है? चलो, तो अब इक्वेशन डिराइव कर ली। अब इस इक्वेशन से क्या क्या चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, इस इक्वेशन में आपको यह चीज समझ में आती है कि जो सिग्मा है वो y के साथ लिनियरली वैरी कर रहा है, ठीक है? सिग्मा जो है वो y के साथ लिनियरली वैरी कर रहा है, मतलब y जैसे जैसे चेंज होगा सिग्मा लिनियरली वैसे वैसे चेंज होगा। अब आपको दो टाइप के क्रॉस सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक वो क्रॉस सेक्शंस जिनमें न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर पे आता है, ठीक है? ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो एक ऐसे टाइप के क्रॉस सेक्शंस होंगे जहां न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर पे आएगा, मतलब कि लेट्स से दिस इज y मैक्सिमम, दिस इज ऑल्सो y मैक्सिमम। टॉप और बॉटम दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, ओके? दूसरे ऐसे भी क्रॉस सेक्शंस होंगे जिनके लिए न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे नहीं आएगा, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज y मैक्सिमम 1, दिस इज y मैक्सिमम 2। ये टॉप के लिए y मैक्सिमम है, ये बॉटम के लिए y मैक्सिमम है ना? अब अगर मैं इन दोनों केसेस में स्ट्रेसेस का वेरिएशन देखूं तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी? इस केस में जितना स्ट्रेस टॉप पे आएगा उतना ही बॉटम पे भी आएगा, यानी कि सिग्मा मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम विल बी सेम। टॉप और बॉटम के लिए सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मान लीजिए ये टेंशन में आ रहा है, तो दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन। एक तरफ टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो यहां मैं बोल सकता हूं दैट सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा,
यहां टॉप का स्ट्रेस और बॉटम का स्ट्रेस अलग अलग आएगा। यहां फॉर एग्जांपल मान लीजिए टॉप पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो यहां टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू, और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो टी सेक्शन के लिए टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम अलग अलग आएगा। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं, सर्कुलर सेक्शन की बात करूं, तो उस केस में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेम होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी सबसे पहली चीज समझने की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन मॉड्यूलस। इसके ऊपर आपको कुछ सवाल भी देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स हम बाद में बनाएंगे, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो टॉर्शन के केस में भी डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो। वहां हमने इसको नाम दिया था पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, यहां हम नाम दे रहे हैं सेक्शन मॉड्यूलस। तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या चीज होती है, याद ध्यान दो। सेक्शन मॉड्यूलस वो पैरामीटर है जो मुझे बताएगा कि मेरी बीम के लिए सबसे बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा। देखिए, मेरा एज अ डिजाइनर कर्तव्य है कि मैं बीम ऐसी डिजाइन करूं जो ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, M/I इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। अब आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट ये झेल सके। ठीक है, तो यहां मैं सिग्मा मैक्सिमम बाय वाई मैक्सिमम लिख देता हूं, और यहां मैं M अलावेबल लिख देता हूं। तो M अलावेबल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना बेंडिंग मोमेंट इस पे लगा सकते हो, कितना अलाउ कर सकते हो, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक सिग्मा मैक्सिमम पे और दूसरा I/Y मैक्सिमम पे। सिग्मा मैक्सिमम ये जितना झेल पाएगा उतना इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट आप लगा पाओगे, और I/Y मैक्सिमम जितना ज्यादा होगा आप उतना इसके ऊपर M अलावेबल लगा पाओगे। अब भैया इसमें से ये वैल्यू कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। बीम पे आप सिग्मा मैक्सिमम कितना तक लगा सकते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। देखो, आप जैसे जैसे M की वैल्यू बढ़ाते जाओगे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ाते 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 आप इसको कहां तक लेके जा सकते हो, वहीं तक लेके जा सकते हो जहां तक मटेरियल फेल नहीं हो रहा। उसके बाद तो मटेरियल फेल हो जाएगा, फिर आपकी बीम किसी काम की नहीं। तो ये सिग्मा मैक्सिमम आप कहां तक लेकर जा सकते हो, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। जितना मटेरियल सह सकता है आप उतना सिग्मा मैक्सिमम लगाओगे। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो SYT तक झेल सकता है, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो SUT तक झेल सकता है। तो सिग्मा मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बट I/Y मैक्सिमम this depends upon shape and size of क्रॉस सेक्शन। I/Y मैक्सिमम कितना हो सकता है ये डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब बीम किस मटेरियल का बनना है एज अ डिजाइनर आपके हाथ में नहीं है, आप बहुत ज्यादा मटेरियल के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि भैया देखो मटेरियल जो है ना वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो डिजाइनर को ऐसी खुली छूट नहीं रहती। आप अगर डिजाइनर बनोगे, कल को मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक घर डिजाइन कर रहे हो, आप उस घर को डिजाइन करने के लिए इंजीनियर अपॉइंट हुए हो,
तो आपको जब बोला जाएगा कि बढ़िया सा बीम बनाओ, मजा ही आ जाए, तो आप मटेरियल अतरंगी टाइप का नहीं ले सकते कि सर एक काम करते हैं, बाकी घर तो छोड़ते हैं, बीम जो है वो टंगस्टन और टाइटेनियम को मिला के एक अलॉय बनाते हैं, उसका बनना चाहिए। आपके हाथ में नहीं है मटेरियल बहुत ज्यादा चेंज करना। जैसे लकड़ी का घर बन रहा है तो लकड़ी का बीम बनेगा, खत्म। अगर ईंट पत्थर का घर बन रहा है तो ईंट पत्थर की बीम बनेगी, खत्म। तो मटेरियल आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। आपके हाथ में एज अ डिजाइनर ये चीज है, I/Y मैक्सिमम। आप इसको वैरी कर सकते हो, इस चीज को आप चेंज कर सकते हो। तो बेटा ये I/Y मैक्सिमम जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। इसी को हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। तो M अलावेबल is directly proportional to Z for a fixed material। M अलावेबल Z पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक फिक्स मटेरियल है, मतलब आपको बोल दिया गया कि भैया मटेरियल फिक्स है, उसके साथ कुछ छेड़ाखानी नहीं कर सकते, बाकी आप बीम के साथ जो करना चाहते हो कर लो, तो आपका M अलावेबल फिर Z के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जितना ज्यादा आपका Z रहेगा, आप उतना ज्यादा इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा सकते हो, ये उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट को झेलेगा। तो Z जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए Z की वैल्यू जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, I और Y मैक्सिमम। इसमें से Y मैक्सिमम जो है वो बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता। आप अलग अलग क्रॉस सेक्शंस कंसीडर कीजिए, Y मैक्सिमम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आपको मिलेगा I में मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 क्रॉस सेक्शंस हैं, एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और एक आई सेक्शन है, और तीनों का एरिया जो है वो सेम है। एरिया तीनों का क्या है? सेम है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा भैया? ध्यान देना, यहां तीनों का एरिया सेम है, तो अब अगर तीनों का एरिया सेम है और मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि तीनों के Z में क्या डिफरेंस होगा, तो आप देख सकते हो कि Y मैक्सिमम के कंपैरिजन में Y मैक्सिमम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए इसका Y मैक्सिमम ये है, इसका Y मैक्सिमम ये है, इसका Y मैक्सिमम ये है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इन तीनों का I कंपेयर करूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जैसे अगर मैं सर्कल के केस में देखूं तो सर्कल का मैक्सिमम एरिया जो है वो एक्सिस के क्लोज है, इसका मैक्सिमम एरिया एक्सिस के पास में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और वहीं मैं आई सेक्शन की बात करूं तो इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो एक्सिस से दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको तीनों का Z का रिलेशन क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा Z कहां आएगा? सबसे ज्यादा Z किसका आएगा? यस, वेरी गुड। I सेक्शन का Z सबसे ज्यादा होगा। Z ऑफ I सेक्शन will be greater than Z of rectangular section, which will be greater than Z of circular section। यहां ये चीज आप देख के बता सकते हो, है ना? आप ये चीज देख के बता सकते हो कि I सेक्शन का Z ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में एरिया, जो मैक्सिमम एरिया है वो एक्सिस से ज्यादा दूर तक फैला हुआ है ना? यस, वेरी गुड।
चलिए, तो हमने ये चीज तो तय कर ली कि आपके लिए बेस्ट क्रॉस सेक्शन जो है वो आई सेक्शन होने वाला है। इसीलिए हम लोग रेलवे ट्रैक्स जब बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स का अगर आपने क्रॉस सेक्शन देखा है तो आई सेक्शन के होते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पे जब ट्रेन गुजरती है तो उनमें ट्रांसवर्स फोर्स लगता है ट्रेन के वेट की वजह से, यानी कि उनमें बेंडिंग आती है। तो हम यही चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा मोमेंट रेजिस्ट कर सके, तो आई सेक्शन का हम लोग रेलवे ट्रैक बनाते हैं। ओके, चलो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी कंपेयर करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग सर्कुलर सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन को कंपेयर करें, जैसे हम लोगों ने टॉर्शन में बनाया था, याद है, सॉलिड सर्कल और हॉलो सर्कल को कंपेयर करने का क्वेश्चन, वैसे ही यहां पे भी बनाएंगे। ओके, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, यस, ये भी एक तुमने सही एग्जांपल दिया कि वर्टिकल स्केल को बेंड करना मुश्किल है, हॉरिजॉन्टल स्केल को बेंड करना आसान है। अगर मैं स्केल को खड़ी कर दूं और फिर मैं उसके ऊपर मोमेंट लगाऊंगा तो वो इतनी जल्दी बेंड नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा कर दूं, फ्लैट कर दूं और फिर मैं उसको बेंड करूं तो बहुत आराम से बेंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या चेंज हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जा रहा है। अगर मैं इस आई सेक्शन को ऐसा कर दूं, अगर ये आई सेक्शन ऐसा हो जाए तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा ना। जैसे इस रेक्टेंगल को ऐसा कर दूं तो इसका आई बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया, बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, है ना। यस, चलो अब देखो, हमको है ना z के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, y के फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, लेकिन i का फॉर्मूला तो हमें याद रखना पड़ेगा अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के लिए। तो कौन कौन से क्रॉस सेक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर आते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो कैलकुलेशन है वो कंपैरेटिवली आसान है। तो इसीलिए आपको ना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के ऊपर अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनमें 90% क्वेश्चंस में जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है 90% क्वेश्चन में। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया, मान लीजिए इस रेक्टेंगल की विड्थ b है और हाइट h है, तो ये h/2 हो जाएगा और ये h/2 हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आएगा, तो इसका y मैक्सिमम हो जाएगा h/2, इसका i हो जाएगा कितना, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट i कितना रहेगा रेक्टेंगल के लिए, फॉर्मूला होता है bh³/12। तो अगर मैं i/y मैक्सिमम निकालूं देन इट विल बी bh²/6, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का मान लीजिए डायामीटर d है, तो ये d/2 होगा, ये d/2 होगा, तो इसके लिए y मैक्सिमम यानी कि टॉप या बॉटम तक का डिस्टेंस d/2 होगा। इसका i कितना आ जाएगा, π/64 d⁴। तो इसके लिए अगर मैं z निकालूं तो कितना हो जाएगा, π/32 d³। तो दिस इज फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो सर्कुलर सेक्शन का आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए आपको हॉलो सर्कुलर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दे दे, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन में मान लीजिए आपको
इंटरनल डायामीटर दिया हुआ है DI और एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ है DO। तो ये हो जाएगा DO/2, ये हो जाएगा DO/2। तो इसके लिए Y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? D outer/2। I कितना हो जाएगा? π/64 D outer to the power 4 minus D inner to the power 4। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/32 D outer क्यूब 1 माइनस K टू द पावर 4। ध्यान आ रहा होगा आपको कुछ? यहां K इज इक्वल टू D इनर बाय D आउटर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अनदर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। बट ये जो हॉलो सर्कुलर सेक्शन है ये एक खास किस्म का हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। इस हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो थिकनेस है वो डायामीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इस हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो थिकनेस है वो डायामीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, इस हॉलो सर्कुलर सेक्शन का Y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? Y मैक्सिमम विल बी इक्वल टू D/2। थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देना। जब आप डायामीटर Y मैक्सिमम निकाल रहे हो तो सिर्फ D/2 लिख देंगे। इसके I का फॉर्मूला हो जाता है πD3T/8। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला आता है। ये जो सेक्शन है ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो शायद ना देखने को मिले, मशीन डिजाइन में आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। मशीन डिजाइन में एक टॉपिक आता है सर्कुलर वेल्ड। जब आप सर्कुलर वेल्ड पढ़ोगे ना तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो I विल बी πD3T/8 और Z हो जाएगा πD2T/4। Z का फॉर्मूला याद होना हो भाई, I का फॉर्मूला याद रखो और Y मैक्सिमम कहां आएगा वो तो अपने को ध्यान में रहेगा ही। ठीक है, चलो। तो ये भी एक हॉलो सर्कल है, लेकिन ये एक खास किस्म का हॉलो सर्कल है जिसका थिकनेस जो है वो बहुत कम है, बहुत पतला सा हॉलो सर्कल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन पे। तो ट्रायंगुलर सेक्शन में विड्थ मान लीजिए B है, हाइट H है। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है बॉटम से h/3 पे आता है और टॉप से 2h/3 पे आता है। तो यहां टॉप और बॉटम दोनों में ना स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर मैं इसके लिए Y मैक्सिमम देखूं देन इट विल बी 2h/3, है ना। आपको अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो वो तो टॉप पे आएगा 2h/3 पे। I की वैल्यू इसके लिए होती है BH3/36 और इसका Z हो जाएगा BH2/24। ठीक है, हालांकि ट्रायंगुलर सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ठीक है, बट क्या भरोसा भाई कभी भी दे दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आई सेक्शन। हालांकि आई सेक्शन के ऊपर ना मैकेनिकल में आज तक सवाल नहीं आया है। इसके ऊपर ना सिविल में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ना सिविल वालों के लिए आई सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिकल वालों के लिए आई सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि हम लोग है ना स्ट्रक्चर डिजाइन ज्यादा करते नहीं है, हम मशीन्स डिजाइन करते हैं, और मशीन मेंबर्स में आई सेक्शन टी सेक्शंस नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स में होते हैं। तो इसीलिए ना स्ट्रक्चरली ये इंपॉर्टेंट है। तो सिविल वालों को ज्यादा सवाल आते हैं आई सेक्शन पे, मैकेनिकल में आज तक नहीं आया है, बट भाई हमें प्रिपेयर्ड तो रहना ही है। तो मान लेते हैं कि एक आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन का जो विड्थ है, ओवरऑल विड्थ, वो बी है, और ये मान लीजिए b/2 है, ये b/2 है। इसकी ओवरऑल हाइट मान लीजिए h है, और ये h/2 है, ये h/2 है। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं सीधे h बोल, अगर मुझे इसका y मैक्सिमम निकालना है, y मैक्सिमम तो सिंपल है h/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो पहले आप इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल अज्यूम कर लो, पहले आप इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल अज्यूम कर लो, उसमें से आप इसको और इसको माइनस कर दो। अब ये दो छोटे रेक्टेंगल को जोड़ के एक रेक्टेंगल बन जाएगा क्या? ये जो होल है, दो छोटे रेक्टेंगल को जोड़ के एक सिंगल रेक्टेंगल बन जाएगा। b/2 विड्थ है, तो दोनों को जोड़ के b विड्थ बन जाएगी। तो बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, तो बड़ा रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा bh³/12 माइनस छोटे रेक्टेंगल का हो जाएगा bh³/12। दो छोटे रेक्टेंगल को जोड़ के मैंने एक सिंगल बना दिया है, ठीक है ना। y मैक्सिमम इसका हो जाएगा h/2। अब इसका z निकालने का मतलब नहीं है, ठीक है। z का फॉर्मूला तो वैसे भी मैं बोल ही रहा हूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया है, बट आपको i का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। हालांकि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसके बाद थोड़ा बहुत सर्कुलर सेक्शन है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनमें सवाल इतने आते नहीं है, लेकिन आपको याद रखने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दो चीजें और देखनी है, एक तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और दूसरा फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो बेटा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का फॉर्मूला हो जाता है E/I और फ्लेक्सुरल स्टिफनेस हो जाता है E/I/L। अब मैंने इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सियल रिजिडिटी क्या होती है, एक्सियल स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है, टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो है वो सेम चीज है, ठीक है। अरे मेरे भाई ये क्या सवाल है भाई, कैपिटल बी और स्मॉल बी में क्या डिफरेंस है? भाई ये कैपिटल बी है, ठीक है, और ये मिला के स्मॉल बी है, तो इतने का डिफरेंस है, ठीक है। बचपन में आपने ना पक्का टीचर से सवाल पूछा होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या डिफरेंस है? ए फॉर एप्पल जो है उसमें कैपिटल ए होता है कि स्मॉल ए होता है? तो कैपिटल बी बोले तो ये ओवरऑल विड्थ है, और स्मॉल बी मतलब उसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, जैसे ये 100 mm है, ये 10 mm है, तो स्मॉल बी 90 mm हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक्सियल रिजिडिटी वाज AE, एक्सियल स्टिफनेस वाज AE/L। वैसे ही टॉर्शनल रिजिडिटी वाज GJ, टॉर्शनल स्टिफनेस वाज GJ/L। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज EI एंड फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इज EI/L। तो सेम ही चीज है, ठीक है, बस लोडिंग तीनों केसेस में अलग हो रही है, बाकी तो डेफिनेशन वही है, ओके। चलो
तो भैया बेंडिंग की इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, सेक्शन मॉड्यूलस देख लिया, आई का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। बाकी इसके ऊपर अब अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, आधे घंटे का ब्रेक है बेटा, जल्दी से फटाफट से बढ़िया सा डिनर करके आ जाइए। तो 9:30 बजे फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग जितने भी प्रकार के हो सकते हैं सारे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 9:30 PM पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो फटाफट जाइए डिनर करके आ जाइए। चलो, बाय 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 बाय।